चलो शुरू करो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर क्रिया, है ना। चलिए क्रिया। पिछली बार जब हमने बताया था कि विकारी और अविकारी शब्द, ना, शब्द के प्रकारों में तो पढ़ा था आपने, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, हाँ, विकारी शब्द कितने हैं? विकारी शब्द चार विकारी और 4 अविकारी, 4। तो जब शब्द पढ़े थे तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो हमने आप तो अभी तक संज्ञा पढ़ा दिया, आपको सर्वनाम पढ़ा दिया है, विशेषण पढ़ा दिया ना। अब आज क्रिया पढ़ने जा रहे हैं, मतलब चौथा विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? जिनमें हम उन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन संभव हो, परिवर्तन कर सके ना। अविकारी में ऐसा कुछ संभव नहीं होता, अविकारी अव्यय शब्द होते हैं, वो जैसे कि तैसे रहते हैं हमेशा। क्रिया देखो, क्रिया एक विकारी शब्द है, ये तो पता चल गया, विकारी शब्द है, मतलब क्रिया में भी लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। मूल रूप होता है, जैसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। सुन लो, 2 मिनट फिर लिखना। क्रिया से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जैसे खाना, पीना, रोना, दौड़ना, ये सब क्रिया है, ठीक है ना। जैसे कहा जाए कोई खेल रहा है, वो हंस रहा है, वो गा रही है, तो जो कार्य है वो क्या है? क्रिया है। और धातु क्या है? क्रिया के मूलांश, मतलब मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। जैसे हमने कहा लिखना, तो लिखना क्रिया है पूरा, लेकिन इसका मूल रूप जो कहा जाए तो लिख क्या है? धातु रूप है इसका। और इसमें ना, अधिकांश क्रियाओं में ना जुड़ जाता है, आखिरी में ना। जैसे लिखना, पढ़, पढ़ना, पाना, जाना, ठीक, ना अधिकतर जुड़ जाती है। अब क्रिया देखा जाए तो क्रिया 3 प्रकार से बनाई जा सकती है। पहली तो धातु से कैसे? जैसे हमने कहा लिखना हो गया धातु, जैसे खा से खाना बन गया, लिख से पी से पीना बन गया, खेल से खेलना बन गया, ठीक। दूसरा बात, संज्ञा से भी क्रिया बनाई जाती है, संज्ञा से। जैसे हाथ क्या है? हाथ नाम है ना, अंग का, तो हाथ मतलब कुछ भी जिसका नाम होगा वो क्या है? संज्ञा है। जिसका भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। तो हाथ से क्या बन सकता है? हथियाना। हाथ से हथियाना, हथियार, लेकिन उन्होंने हथिया लिया है ना, हथिया लेना, हथियाना। लात होती लात से क्या होता है? लतियाना, तो लात से लतियाना हो गया। बात है, तो बतियाना, बात से बतियाना हो गया। विशेषण से भी क्रिया बनती है, कहने का मतलब क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बन सकती हैं। धातु से, संज्ञा से, धातु से बता ही दिया, संज्ञा से बता दिया, अभी लिखवाएंगे भी, खाली सुन लीजिए पहले। धातु से बता दिया, धातु से बनती हैं। धातु से कौन सी? जैसे हमने कहा खा से खाना, खा धातु है और फिर इसमें ना जोड़ के खाना। दूसरी बात हमने कहा किससे बनेंगी? संज्ञा से। हाथ जैसे संज्ञा है, हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, ये संज्ञा है। विशेषण से, विशेषण जैसे कहा गया चिकना का विशेषण क्या थी? विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब किसी भी संज्ञा की या सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वो क्या है? विशेषण है। विशेषण हम आपको पढ़ा चुके हैं, विशेषण के प्रकार भी बता चुके हैं ना। तो विशेषण से, जैसे गरम क्या है? गरम विशेषण, गरमाना, विशेषण से हो गया क्या है? क्रिया। जैसे कहा गया दोहरा मतलब विशेषण है, दोहरा, तो दोहरा का दोहराना क्या हो गया? क्रिया। तो जितनी बातें सुनो फिर से। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बन सकती है, संज्ञा से, धातु से, विशेषण से। क्रिया कितने प्रकार के शब्दों से बन सकती है? 3 प्रकार के शब्दों से, संज्ञा से, क्रिया से और विशेषण से। अब क्रिया को हम बांट सकते हैं 2 भागों में। एक तो बनावट या रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार हो सकते हैं, बनावट या रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार देखते हैं। और दूसरा है
कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार, मतलब क्रिया के दो भाग में करके देखें अगर। देखो, पढ़ने के लिए हम चीज़ों को थोड़ा वर्गीकरण कर लेते हैं, इससे हमारा पढ़ाई आसान हो जाती है। जैसे इकट्ठे नहीं किसी चीज़ को कर सकते ना, थोड़े थोड़े में बांट के, जैसे सिलेबस भी पढ़ना है तो उसको टॉपिक में बांट बांट के पढ़ लें, आसान होगा। जैसे कोई एक चैप्टर ही पढ़ना है, एक चैप्टर को कई टॉपिक में बांट लीजिए, तुमको लगेगा कि अब जल्दी खत्म हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं होगी। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठोगे ऐसे ऐसे गणित है लगाते हो, देखो अधिकांश किताबों में टाइप वाइज बांट के दे देते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अगर इकट्ठे लगे तो तुमको भी बोरिंग महसूस हो। अब इसे लगा टाइप 1 का पढ़ लिया, एक टाइप का कंप्लीट हो गया। तो वर्गीकरण करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो क्रिया का विभाजन दो रूपों में, पहला है कि जो बनावट के आधार पर, जैसे हमने कहा कि क्रिया को 3 प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं, तो बनावट के आधार पर शब्दों के मतलब क्रिया के प्रकार। और दूसरा है प्रयोग के आधार पर, एक प्रयोग करना क्रिया का उस आधार पर, और एक क्या है बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर। कभी कभी प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार, या इसमें कौन सा प्रयोग के आधार पर नहीं है। जैसे हमने कहा प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हो गए ना, विकारी या विकारी। वहाँ पर रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार थे ना, तो हाँ, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो ऐसे ही नॉर्मल से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और जो प्रयोग के आधार पर हैं तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातुक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, सभी चीज़ें लिखेंगे। क्योंकि सुनने से बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, भले समझ में आ जाए, लेकिन जब लिख लेते हैं तो हमारे दिमाग में धीरे धीरे वो राइटिंग हो जाती है दिमाग में। ठीक, कहा जाता है कि 3 बार का पढ़ना 1 बार का लिखना बराबर माना जाता है। तो लिखने से चीज़ें रुक जाती हैं। 3 बार पढ़ना और 1 बार लिखना बराबर है। जितना तुम्हें 3 बार पढ़ने से याद होगा वो 1 बार लिखने से याद हो जाएगा। तो लिखनी चाहिए चीज़ें। लिखने से पहले, लिखने से बहुत फायदे हैं। लिखने से वर्तनी शुद्धि होती है, पढ़ने से तुमने सुन लिया वर्तनी शुद्धि नहीं होगी। जो लोग लिखते नहीं ज़्यादा उनकी गलतियाँ होती रहेंगी, लिखेंगे तभी वर्तनी शुद्धि। वो हमको लगता है इसीलिए जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो लिखते हैं ज़्यादा ऐसा, क्योंकि उनको स्पेलिंग लिखनी, मीनिंग लिखनी है, वो लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले सबसे कम ही लिखते नहीं, ये ज़्यादातर पीडीएफ पे भरोसे रहते हैं, पीडीएफ मिल जाए कहीं से। लिखना तो है ही नहीं, हिंदी मीडियम बच्चों के है सबसे कम ही, लिखते नहीं। लिखना तो सोचो, ये नहीं कि पूरा एक तरफ से किताब ही छापें तुमको, लेकिन जब भी पढ़ने बैठो कोई नोट लेके बैठो, कापी लेके, पेन लेके बैठो, जिससे 2 पॉइंट लिख लो, जिससे तुम उसको याद कर सको कि हाँ इस, जैसे 1 लाइन भी लिख लोगे, 1 शब्द भी लिख लोगे तो वहाँ से याद हो जाएगा। बचपन में जो तुम पढ़ते थे और सुनने के लिए कहा जाता था, तो थोड़ा कोई बता दे, शुरुआत का बता दो, शुरुआत का, और जैसे शुरुआत का 1 लाइन 1 शब्द बताया जाता था, पूरी तुमको कहानी याद आ जाती, मतलब पूरा क्वेश्चन तुमको याद है स्टार्ट करने के लिए। तो वही स्टार्ट वाला शब्द लिख लो, कुछ नहीं। इससे क्या होगा, देख, तो पहली बात तो पढ़ने में बोरिंग नहीं होती, थकोगे नहीं जल्दी। जब तुम कॉपी कलम लेके बैठोगे तुम्हारी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। केवल अगर पढ़ने बैठ जाओगे थोड़ी देर में नींद आने लगेगी बोल बोल के पढ़ने से, या ऐसे ही पढ़ने से। मन में पढ़ोगे तब भी नींद आएगी, और ज़्यादा बोल बोल के पढ़ोगे तब भी नींद आएगी, तो दिमाग थक जाता है जल्दी, बहुत जल्दी थक जाओगे, एनर्जी ज़्यादा जाती ना। तो ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ी देर बोल के थोड़ी देर लिख के ऐसे पढ़ते रहो अपना। अब क्रिया के विभाजन 2 प्रकार से होता है, रचना या आधार के, रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया होती हैं 2 प्रकार की, एक आकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है। एक आकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक। आकर्मक माने केवल बिना कर्म के जो क्रिया आ जाए, क्रिया है लेकिन उस वाक्य में कर्म नहीं है, ये मान सकते हैं। आकर्मक लिखा है ना, आकर्मक क्रिया मतलब जो भी कार्य होगा इसमें उसका प्रभाव कर्ता पे बस है, उसका फल क्या है, कर्ता तक है। जैसे हमने जब कारक में पढ़ा था, कारक में तो उसमें कौन सा एक कारक पढ़ा था जिसमें करण कारक है, क्या कारण ना, जिसे जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे क्रिया का फल किस पे पड़ता था, वो मतलब क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो कर्म होगा। ठीक, तो अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, कर्म होता नहीं है। किस पे पड़ता है प्रभाव, एक वाक्य सुनिए, जैसे राम रोता है, तो रोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, केवल सीधा सीधा राम पे। राम तो करता ही रहेगा, लेकिन यहाँ रोता है, क्रिया क्या है। कुल मिला के सिंपल सी बात है, समझो कि इनमें जल्दी तुमको कर्म नहीं मिलेगा, इन वाली क्रियाओं में, इनको अकर्मक क्रिया कहेंगे। हाँ, वो तो तुम वो निकाल सकते हो,
जैसे, तो अभी उसको बताते हैं। राम रोता है, जैसे पक्षी उड़ते हैं, इसमें कर्म है ही नहीं, पक्षी उड़ते हैं, ठीक, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, उड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पक्षी पे। जैसे कहा कि रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? चलने का, रेलगाड़ी पर। मतलब कि जिनका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है वो क्या है? हाँ। अब जैसे कुछ क्रियाएं कर्मक होती हैं, कैसे जानेंगे कौन सी क्रिया कर्मक, कौन सी? नॉर्मल सी बात, पहली बात तो कर्म नहीं होता उसमें, ठीक। दूसरी बात, यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका, अगर प्रश्न करो वाक्य में क्या, किसे, किसका आदि का जवाब ना मिले, वाक्य में प्रश्न करने पर कौन कौन प्रश्न, क्या, किसे, किसका, ये प्रश्न करो, अगर जवाब नहीं मिल रहा तो अकर्मक क्रिया, ठीक। अगर कौन पर उत्तर मिल जाता है, कौन प्रश्न करने से उत्तर मिल जाता मतलब अकर्मक क्रिया है वहां पे। कौन प्रश्न करने से उत्तर, जैसे हमने कहा राम रोता है, तो यहाँ हम पूछेंगे राम क्या करता है, जवाब नहीं मिलेगा तुमको, उसमें क्या है ना। तो इसमें कौन रोता है ये करेंगे तो ज़्यादा बेटर जवाब मिला। कौन रोता है, राम रोता है, हाँ। मतलब कुल मिला के सिंपल सी बात है, इसमें क्रिया तुमको नहीं मिलेगी। अब जैसे एक सकर्मक समझ लेते हैं इसी समय, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा बोझ ना लो दिमाग पे। इन वाक्यों में तुमको अकर्मक वाले में कर्म नहीं लिखा मिलेगा, सकर्मक वाले में कर्म मिलेगा। जैसे राम एक पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। अब लिखने का प्रभाव किस पे है? पत्र पे। लिखने का प्रभाव किस पे है? पत्र पे। तो राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है, कर्म है। राम क्या लिखता है? पत्र। अरविंद खाना खाता है, अगर कहें केवल अरविंद खाता है तो कर्म नहीं है, तो यहाँ पे अकर्मक मान लो इसको तुम। अरविंद खाना खाता, अरविंद क्या खाता है, क्या करने से प्रश्न का जवाब मिल रहा ना, ठीक। भौरा फूलों का रस पीता है, तो भौरा क्या पीता है? फूलों का रस। तो यहाँ पे कर्म है, सब में कर्म है। तो जैसे खाना, फूलों का रस पीना, तो ये सब कैसी क्रियाएं हैं? यहाँ फूलों का रस क्रिया है, कर्म है, खाना कर्म है, पत्र कर्म है, बाकी सब क्या है? क्रियाएं हैं। अब इनके प्रश्नों को देखेंगे हम क्या है, कैसे हैं। तो जरा हेडिंग लिखिए, पहले थोड़ा लिख लेते हैं फिर आगे समझते हैं। क्रिया, क्रिया लिखिए, लिखिए। क्रिया एक विकारी शब्द है, क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। धातु के नाम से जाना जाता है। सारा कमाल यहाँ है कि कर्म पर निर्भर कर रहा है, कर्म पर। अब जैसे कुछ अभी तुम आगे पढ़ोगे तो एक कर्म क्रिया और दो कर्म क्रिया, मतलब जहाँ पे एक कर्म आ जाए तो वहाँ पे एक कर्म क्रिया, मतलब क्रिया का प्रभाव एक कर्म पे पड़े तो एक कर्म क्रिया। जैसे हम कहें वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे एक कर्म है पुस्तक। और जैसे ही एक यही वाक्य कहें अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी, अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी, यहाँ पे दो कर्म हो गए, एक निरंजन को, एक पुस्तक, दो कर्म। तो यहाँ पुस्तक देना का जो देना है, इसका जो प्रभाव है दो कर्मों पर है, अरविंद व सॉरी निरंजन और पुस्तक। तो ये कैसी क्रिया कहेंगे हम? द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। कैसी क्रिया कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। तो जरा लिखो, लिख लिया। क्रिया विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से जाना जाता है। लिख लिया। सरल भाषा में कहें तो नीचे लिख लो डैश करके, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे रोना, दौड़ना, खाना, पीना आदि।
नई लाइन से लिख लो उसमें। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लिखा। अब लिखिए क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। नई लाइन से लिखिए क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। क्रियाएं 3 प्रकार, कौन कौन से शब्दों से बनेंगी? धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। क्रियाएं 3 प्रकार के धातु से बनती हैं, 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। नंबर 1 धातु से। चाहो तो एग्जाम्पल तौर पर लिख सकते हो कि जैसे खा से खाना, पी से पीना, खेल से खेलना। दूसरा संज्ञा से। नंबर 2 संज्ञा से। 3 प्रकार बनती है। पहला धातु से बनती हैं, दूसरा संज्ञा से। संज्ञा से कैसे? जैसे हाथ, संज्ञा है हाथ से हथियाना। एक लिख लो तो एग्जाम्पल तौर पर याद करने में आसानी होती। हाथ से हथियाना। तीसरा विशेषण से। विशेषण से जैसे चिकना से, चिकना होता है विशेषण, और चिकनाना, चिकनाना, चिकना के चिकना दो। जैसे गरम से गरमाना, गरम से गरमाना। इतनी बात समझ में आ गई? अब लिखिए क्रिया का विभाजन। हेडिंग लिखिए क्रिया का विभाजन। क्रिया का विभाजन 2 रूपों में करते हैं। एक रचना या बनावट के आधार पर। क्रिया का विभाजन कितने रूपों में करेंगे? 2 रूपों में। थोड़ा इधर बता देते हैं, जितना बोर्ड खाली हमारे पास, लिखने में हमको सही नहीं, दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं है, मैप नहीं हटाएंगे अभी। मैं कपड़ा नहीं मार कर इसमें स्याही डाल दी, देखो स्याही निकल गई पूरी। चलो अभी बाद में होगा इसका समाधान। क्रिया का विभाजन 2 रूपों में। देखो ऐसे लिख लेना, 2 रूपों में कैसे दिख रहा है यहाँ तुमको? पहला रचना या बनावट के आधार पर। मतलब हमने लिखा रचना, इधर लिखेंगे प्रयोग के आधार पर। 2 रूपों में लिखेंगे, इधर लिखेंगे प्रयोग के आधार पर। अब देखो रचना या बनावट के आधार पर 2 प्रकार है। रचना या बनावट के आधार पर 2 प्रकार है। कैसे? एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। ठीक। और प्रयोग के आधार पर लिख लीजिए। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 2 ऐसे लिखते हुए हम बोल रहे हैं ना, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 2 संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। अभी एक एक इनको भी समझेंगे हम लोग। संयुक्त क्रिया। नंबर 3 नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। नंबर 4 पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। नंबर 5 सामान्य क्रिया, नंबर 5 सामान्य क्रिया। मुख्य मुख्य 2 प्रकार हमने पढ़ ली ना। अब पहले हेडिंग लिखते हैं सकर्मक क्रिया, या पहले लिख लेते हैं हम अकर्मक क्रिया। लिखिए हेडिंग पहले
क्या लिखिए, अकर्मक क्रिया। हेडिंग लिखिए पहले कौन सी, अकर्मक क्रिया। अकर्म माने होता है आ माने नहीं या बिना कर्म के, अकर्म माने बिना कर्म के। तो लिख लो, क्रिया के व्यापार, जिस क्रिया के व्यापार का फल, व्यापार का फल मतलब उसका जो काम है किया जा रहा है उसका जो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, केवल कर्ता पड़े, इसमें कोई कर्म रहेगा ही नहीं। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, लिख लो। हाँ, अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमने एक कहा, जैसे पक्षी उड़ते हैं। अब इसमें देखो, जैसे हम बोलेंगे पक्षी उड़ते हैं, इसमें उड़ने का प्रभाव किस पे पड़ा है, केवल पक्षी पर। इसमें कोई कर्म है, कर्म है ही नहीं इसमें। तो उड़ना यहाँ पे कैसा क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। जैसे राम रोता है, तो यहाँ रोने का प्रभाव किस पे, राम पे। यहाँ पे है कर्म, नहीं है, तो कैसी क्रिया हो गई है, कर्म। एग्जाम्पल तौर पर लिख सकते हो दोनों है, रेलगाड़ी चलती है ना, ऐसे शब्द। सबसे ज़्यादा इसके इस वाले से क्वेश्चन आते हैं, प्रयोग के आधार पर वाले में। अकर्मक से कर्मक के अलावा प्रयोग के आधार पर जो है, इनको भी और हम समझ लेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं। अब दूसरे लिखिए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जैसे एक क्वेश्चन है कि पूछे निम्न में से सकर्मक क्रिया है कौन सी। ठीक, 4 ऑप्शन बता रहे हैं, बताना है। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है इसमें कर्म की आवश्यकता पड़े। बिना कर्म के जब उसको सोचोगे तो अधूरा अधूरा लगेगी क्रिया वो। बिना कर्म के सोचोगे तो लगेगा ये कैसे, मतलब कर्म होना तुमको लगेगा इसमें कर्म होना चाहिए, तुमको ऐसा महसूस होगा कि इसमें कर्म होना चाहिए। जैसे मुस्कुराना, इसमें कर्म की आवश्यकता है क्या, वो मुस्कुराता है, कोई कर्म की आवश्यकता नहीं, मुस्कुरा जाओ। इसमें कर्म की जरूरत है क्या है, कौन से कर्म की जरूरत है, सीधा सीधा ही कर्ता संबंधित है कि मुस्कुरा लेगा। ठीक, जैसे कहें सोना, तो हम कह देंगे राम सोता है, इसमें भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, सो गया ना, नहीं इसमें कर्म की जरूरत नहीं, सो जाएगा। इस पे जो प्रभाव है कर्ता पे, जैसे हमने कहा चलना, तो वह चलता है। ठीक, इसमें भी नहीं होगा कर्म, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहा लिखना, तो क्या लिखता है, लिखने में केवल लिखने के लिए
राम की जरूरत नहीं, इसमें लिखने के लिए कुछ किताब लिखता है, पत्र लिखता है ना, कुछ ना कुछ जरूरत है। राम लिखता है तो इसमें राम हाँ हाँ ये मान लेंगे जैसे, क्या लिखता है? लेकिन कभी कभी केवल जब वो देंगे, केवल क्रिया ही दे देते, वाक्य नहीं दे रहे हैं तुमको, तब पहचानना तो ऐसे कि तुमको लगेगा कि यहाँ पे कर्म की जरूरत है ही, तो उसको ना, और अभी थोड़ा लिखने के बाद थोड़ा और इसको समझेंगे हम, लेकिन पहले लिख लेते हैं। अकर्मक क्रिया लिखिए, सकर्मक लिखिए। जैसे ऐसे पूछा गया है क्रिया के, एक क्वेश्चन ऐसे ही सीधा पूछा गया, क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़े, ये सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछा गया है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। अभी तुमने लिखा अकर्मक क्रिया, सीधा सीधा इसे क्वेश्चन ही पूछा गया कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़े उसको कौन सी क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया। अभी हम लोग और जानेंगे और सीखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए अकर्मक क्रिया लिखिए, लिखा, सकर्मक लिखिए, लिखो जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसमें कर्ता पे प्रभाव नहीं होगा ज़्यादा, किस पे फल पड़ेगा, कर्म पर। जैसे कहे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, लिखने के साथ कर्म है ही नहीं, पत्र है ना, मतलब इस वाक्य में कर्म है, तुमको वाक्य में तो जल्दी पता चल जाएगा तुरंत ही कौन सा कर्मक है, कौन सा सकर्मक है, कौन सा कर्मक है। सब पत्र लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ, मतलब कर्म है ही है ना, लिखने का प्रभाव ज़्यादा किस पे, पत्र पे। तो जो क्रिया है यहाँ पे, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, पत्र पे, कर्म पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा है सकर्मक है ये, ठीक। एग्जाम्पल तौर पर लिख लो, मैं पत्र लिखता हूं, तो यहाँ लिख सकते हो कि जो क्या है इसमें, पत्र का है, कर्म है, कर्ता क्या है, राम है, क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया है लिखता हूं, लिखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन बताओ, किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्या कर्मक, बताइए, सकर्मक क्रिया क्या कर्मक, सकर्मक है, किसको ले जा रहा है, गाय और बैलों को ले जा रहा है, सकर्मक है। हाँ द्विकर्मक नहीं है, गाय बैल एक ही चीज़ मान लो तुम, द्विकर्मक नहीं होगी, गाय बैल एक ही चीज़, दो कर्म नहीं है यहाँ पर, गाय बैल एक ही चीज़ हो, एक ही कर्म है। मेन दिक्कत तुमको आएगी जब, हो सकता है कि वहाँ पे अभी बताएंगे कि जब एक एक केवल क्रिया दिए हों, तब पहचानना रहेगा तुमको कि सकर्मक है क्या कर्मक है, वो भी बताएंगे हम। थोड़ा और लिखते हैं इसके आगे, थोड़ी क्लियर होंगी चीज़ें और तब बताने में आसान होगी। तो ये सकर्मक और कर्मक तक हो गया ना, इसके आगे कल बताएंगे हिंदी में इसके आगे हम कल बताएंगे। क्रिया बस कल ही भर का क्रिया है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं। और क्रिया के बाद इसी में हम लोग वाच्य पढ़ेंगे, क्रिया के बाद क्या पढ़ेंगे, वाच्य। हम लोग को गणित भी पढ़नी है ना, इसको बंद करो।